Hello students, in this video we'll discuss chapter number 2, the executive. बेटा सबसे पहले तो इस चैप्टर में हमें डिस्कस करना है कि हम यूनियन एग्जीक्यूटिव किसे कहते हैं, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे हमारे प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, प्रेसिडेंट के पास कितनी पावर्स होती हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है प्रेसिडेंट बनने के लिए। फिर हम वाइस प्रेसिडेंट को डिस्कस करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट के पास कितनी पावर्स होती हैं वो पढ़ेंगे। साथ ही साथ बेटा जो इलेक्टोरल कॉलेज वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के लिए बनाया जाता है उसमें क्या डिफरेंस है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। भाई वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्टोरल कॉलेज होगा वो कितना बड़ा होगा, प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज कितना बड़ा होगा, उसके डिफरेंस को हम डिस्कस करेंगे। फिर हम हमारे प्राइम मिनिस्टर को पढ़ेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को पढ़ेंगे और कैबिनेट मिनिस्टर्स को भी इसी चैप्टर में हमें डिस्कस करना है। अगर हम यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात करें बेटा तो देखो जो पार्लियामेंट होती है उसका एक ही काम है कि वो क्या बनाएगी, लॉ। पार्लियामेंट का काम क्या है, लॉ बनाना, कानून बनाना। पर इन कानूनों को फॉलो करवाने का काम, एग्जीक्यूट करवाने का काम किसका होता है बेटा, यूनियन एग्जीक्यूटिव का होता है। ये ही वो लोग हैं जो कैरी आउट करते हैं किसको, लॉ को। लॉ बोले तो कानून। जो एग्जीक्यूटिव हेड है इंडिया का वो कौन होता है बेटा, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इज़ नोन एज एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट के अलावा बेटा वाइस प्रेसिडेंट हुए, प्राइम मिनिस्टर हुए, जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो, सिविल सर्वेंट, IAS, IFS, IPS ऑफिसर और बहुत सारे एक्सपर्ट, ये कलेक्टिवली एग्जीक्यूट करते हैं उन लॉज को जिन्हें पास किया होता है किसने, पार्लियामेंट ने। फिर से ध्यान से सुनो, यूनियन एग्जीक्यूटिव कौन है, जितने भी नाम मैंने अभी लिए ये सारे यूनियन एग्जीक्यूटिव हैं। वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सिविल सर्वेंट, ठीक है। ये अलग बात है कि जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, परमानेंट एग्जीक्यूटिव। और जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं, ठीक है। परमानेंट एग्जीक्यूटिव एंड पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, पर कहा इन्हें एग्जीक्यूटिव ही जाता है। तो फिर से ध्यान से सुनो, पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, उसे एग्जीक्यूट करने का काम करेंगे हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सिविल सर्वेंट्स, बहुत सारे एक्सपर्ट्स। ये सब कानून जो पार्लियामेंट ने बनाए हैं उसे एग्जीक्यूट करते हैं। अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंट को। बेटा 50 बार मैंने ये वर्ड बोल दिया, एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट। इसका मतलब क्या होता है ज़रा ध्यान से सुनो। टू पुट अ प्लान और ऑर्डर इनटू इफेक्ट। क्या मतलब होता है बेटा, टू पुट अ प्लान और ऑर्डर इनटू इफेक्ट, ये मतलब होता है एग्जीक्यूट करने का। तो वो प्लान, वो ऑर्डर जो कहाँ से मिले हैं हमें, पार्लियामेंट से मिले हैं। वो लॉज जो हमें पार्लियामेंट से मिले हैं उन्हें इफेक्ट में लाने का काम ये सारे लोग करते हैं, ठीक है। चले आगे। अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे, प्रेसिडेंट। जो हेड ऑफ़ द स्टेट है हमारी कंट्री में वो कौन होते हैं बेटा, प्रेसिडेंट होते हैं। अगर हम किसी भी रिपब्लिक कंट्री की बात करें, हमारा इंडिया तो रिपब्लिक है ही, तो हमारे इंडिया में जो हेड ऑफ़ द स्टेट है वो कौन है, प्रेसिडेंट है। पर जितने भी रिपब्लिक होंगे वहाँ पर जो हेड ऑफ़ द स्टेट होते हैं वो एक इलेक्टेड पर्सन होते हैं। हमारे इंडिया में भी ऐसा ही है ना। तो बेटा जितनी भी कंट्री हैं जो ये बोलती हैं कि हम रिपब्लिक कंट्री हैं, इट मीन्स वहाँ पर जो हेड ऑफ़ द स्टेट होगा वो एक इलेक्टेड पर्सन ही होगा। अब इंग्लैंड जिसको हम बोलते हैं वो एक रिपब्लिक कंट्री नहीं है, क्योंकि वहाँ पर हेड ऑफ़ द स्टेट कौन होते हैं, मोनार्क्स होते हैं, है ना। अभी तक एलिजाबेथ थी, फिर उनकी डेथ हो गई, फिर कौन बन गया बेटा, प्रिंस चार्ल्स। अभी करंटली वहाँ पर हेड ऑफ़ द स्टेट कौन है, प्रिंस चार्ल्स। बेटा जो प्रेसिडेंट है इंडिया के वो इलेक्टेड होते हैं, वो एक इलेक्टेड पर्सन होते हैं। जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया में प्रेसिडेंट इलेक्टेड होते हैं। हमारे जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री है, ठीक है। इंडिया में जो रियल पावर होती है वो किसके पास होती है, प्राइम मिनिस्टर के पास होती है।
पर बेटा जो प्रेसिडेंट होते हैं वो कौन होते हैं? सेरिमोनियल फॉर्मल हेड, ठीक है, जिन्हें हम नाम मात्र का हेड भी कह सकते हैं, कि सिर्फ नाम मात्र के लिए हैं। एक्चुअल पावर तो किसके पास होती है? प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। तो जो इंडिया है वो एक रिपब्लिक कंट्री है। इंडिया में रियल पावर किसके पास होती है? प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। और जो प्रेसिडेंट होते हैं वो सिर्फ नाम मात्र के सेरिमोनियल फॉर्मल हेड होते हैं कंट्री के। वो जितने भी डिसीजंस लेते हैं वो किसकी एडवाइस पे लेते हैं बेटा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर ही लेते हैं। वो अपने हर डिसीजन लेने के पहले किसको कंसल्ट करते हैं? प्राइम मिनिस्टर को कंसल्ट करते हैं। और बेटा जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं उन्हें 5 ईयर्स के लिए इलेक्ट किया जाता है। इन्हें री इलेक्ट भी किया जा सकता है आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ हिज टेन्योर। 5 साल का कार्यकाल अगर कोई प्रेसिडेंट पूरा कर ले तो हम उसे री इलेक्ट कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे बेटा, अब हम इलेक्शन एंड एलिजिबिलिटी को पढ़ेंगे। इलेक्शन का मतलब होता है चुनाव और एलिजिबिलिटी का मतलब होता है पात्रता। भाई प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होता है और कौन लोग होंगे जो पात्र होंगे प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने के लिए? भाई आप इंडियन सिटीज़न हो, आपकी एज जितनी हो, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं? एलिजिबिलिटी के अंदर आती हैं। तो जो प्रेसिडेंट है वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, इनका इलेक्शन डायरेक्ट नहीं होता। आप इनके इलेक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं। तो फिर कौन लेता है बेटा? इनके लिए बनाया जाता है एक इलेक्टोरल कॉलेज, और इस इलेक्टोरल कॉलेज में होते हैं एमपीज, एमएलएस, ठीक है, पर वो एमपी नहीं होंगे जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, ठीक है। तो एमपी एमएलए से मिलके बनता है इलेक्टोरल कॉलेज जो प्रेसिडेंट को चुनता है। जो प्रोसेस होती है प्रेसिडेंट के इलेक्शन की उसको कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय अ मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब दोनों ही वर्ड आपके लिए भारी भारी हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट भी और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन भी। तो सबसे पहले हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को समझेंगे। बेटा यहाँ पर किसी एक व्यक्ति को आपको इलेक्ट नहीं करना होता है। अगर 5 कैंडिडेट हमने दिए हैं प्रेसिडेंट के पोजीशन के लिए, जैसे सपोज़ करो हमने दिया है रामनाथ कोविंद को, प्रतिभा पाटिल को, एपीजे अब्दुल कलाम को, और हमने दिया है भैरव सिंह शेखावत को, ठीक है। इतने 4 लोग खड़े हुए हैं। तो यहाँ पर आप सिर्फ किसी एक को इलेक्ट नहीं कर सकते, आपको इनको रैंकिंग देनी होगी कि भाई सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि प्रतिभा पाटिल बने, है ना, इन्हीं को बनना चाहिए प्रेसिडेंट। चलो प्रतिभा पाटिल नहीं बन पाएंगी तो मैं सेकंड रैंकिंग दे रही हूँ एपीजे अब्दुल कलाम को, थर्ड भैरव सिंह शेखावत को, और फिर लास्ट में मैं चाहती हूँ कि रामनाथ कोविंद बने। तो इस टाइप से आपको रैंकिंग देनी होती है। इसी को क्या कहते हैं? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो हम सिंगल ट्रांसफरेबल वोट को समझेंगे बेटा, तो ध्यान से सुनना। देखो इसमें होता क्या है, जब आपने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में रैंकिंग दी है ना, अब हो सकता है आपने जिसको फर्स्ट रैंकिंग दी थी वो प्रेसिडेंट बनने के लिए उसे उतना जो सर्टेन परसेंटेज चाहिए था फर्स्ट राउंड का वो मिला ही नहीं। तो अब आपका जो सेकंड नंबर का वोट है वो ट्रांसफ़र होता है ना। एन इलेक्ट्रल सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इन विच अ पर्सनस वोट कैन बी ट्रांसफर्ड टू अ सेकेंड और फर्दर कॉम्पिटिंग कैंडिडेट, ठीक है। आपने जो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस दिया उस ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में जिसको फर्स्ट दिया था उसे उतने वोट मिले ही नहीं जितने रिक्वायर्ड थे, जितने बाकी के 3 लोगों को मिले। तो लास्ट वाला जो ऑप्शन था वो एलिमिनेट हो जाएगा। लास्ट वाला ऑप्शन जो एलिमिनेट हो रहा है उसी को अगर आपने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया था तो आपका जो सेकंड प्रेफरेंस वाला वोट है वो ट्रांसफ़र होगा। बेटा ये पूरा इलेक्शन किसके थ्रू होता है? सीक्रेट बैलेट के थ्रू होता है। जैसे हमारे लोकसभा के इलेक्शन ईवीएम के थ्रू होते हैं, पर प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन होते हैं वो सीक्रेट बैलेट पे होता है। कैसे बैलेट होता है? यहाँ पर चारों कैंडिडेट के नाम दिए होंगे और यहाँ पर आपको रैंकिंग देनी होगी, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इलेक्टोरल कॉलेज कैसे बनता है। तो बेटा इलेक्टोरल कॉलेज में इंक्लूड होते हैं सारे इलेक्टेड मेंबर्स, इलेक्टेड देखो है ना, सारे इलेक्टेड मेंबर्स लोकसभा के और राज्यसभा के, और लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के भी। लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ कहाँ की हैं? हमारे पूरे 28 स्टेट की हैं। फिर दिल्ली और पुदुचेरी को भी हमने पार्शियल स्टेटहुड दिया हुआ है। तो ये 2 यूनियन टेरिटरी की भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के मेंबर इस इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट बनेंगे। तो इलेक्टोरल कॉलेज में सारे इलेक्टेड मेंबर्स होंगे लोकसभा के, राज्यसभा के। लेजिस्लेटिव असेंबली होंगी पूरे 28 स्टेट की। 2
यूनियन टेरिटरीज जिन्हें पार्शियल स्टेट दिया हुआ है, पुदुचेरी और दिल्ली, उनके मेंबर्स भी इसमें इंक्लूडेड होंगे। अगर आपको प्रेसिडेंट की तरह इलेक्ट होना है, टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट, एक व्यक्ति को वो सारे क्वालिफिकेशंस चाहिए होते हैं जो एक लोकसभा के मेंबर को चाहिए होते हैं। सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस होता है एज का। यहाँ पर एज क्राइटेरिया क्या है? 35। ठीक है, तो जो सारे क्वालिफिकेशंस आपको लोकसभा मेंबर बनने के लिए चाहिए होते हैं, वही चाहिए होते हैं प्रेसिडेंट के लिए भी। बस एक डिफरेंस है, वहाँ पर एज 25 है, यहाँ पर एज 35 है। प्रेसिडेंट होने के लिए आपको 35 साल का होना ज़रूरी है। अब हम पढ़ेंगे हमारे प्रेसिडेंट की सैलरी को और अदर अलाउंसेस को। तो जो प्रेसिडेंट होते हैं उन्हें 5 लाख रुपये पर मंथ की सैलरी मिलती है। कितनी सैलरी होती है प्रेसिडेंट की? 5 लाख पर मंथ। इवन उन्हें बहुत सारे दूसरे अलाउंसेस भी मिलते हैं और पेंशन भी मिलती है। ही और शी इज़ ऑल्सो एंटाइटल्ड मंथली पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट। जब प्रेसिडेंट रिटायर हो जाएंगे तो उन्हें मंथली पेंशन भी मिलेगी। जब इनका टेन्योर चल रहा होगा तो ये राष्ट्रपति भवन में रहेंगे। तो हमारे प्रेसिडेंट को 5 लाख की सैलरी मिलती है, दूसरे अलाउंसेस भी मिलते हैं, राष्ट्रपति भवन में रहने को भी मिलता है और रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी मिलती है। और जो राष्ट्रपति भवन है बेटा, ये ऑफिशियल रेसिडेंस है हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट का। अब हम डिस्कस करेंगे हमारे प्रेसिडेंट की पावर्स को। तो हमारे जो प्रेसिडेंट है उनके पास बहुत सारी पावर्स होती हैं, जिन पावर्स को हमने कुछ हेड्स में ग्रुप किया है। अब हम 1 बाय 1 वो सारी पावर्स को डिस्कस करेंगे। तो पहली जो पावर है उसे हम कहते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स। बेटा लेजिस्लेटिव पावर्स मतलब वो पावर्स जो लोकसभा राज्यसभा में प्रेसिडेंट इंजॉय करते हैं। ठीक है, देखो, तो हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो कभी भी लोकसभा राज्यसभा को बुला सकते हैं। समन करने का मतलब होता है कॉल करना, प्रोरोग करने का मतलब होता है रोकना या बंद करना। तो लोकसभा की प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट कराना, बंद कराना दोनों प्रेसिडेंट के हाथों में होता है। इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट लिखा है, इट मीन्स लोकसभा और राज्यसभा दोनों की बात कर रहे हैं। बेटा जब भी ज्वाइंट सिटिंग होती है ना, कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जिनमें लोकसभा राज्यसभा एक साथ बैठती है। वैसे तो लोकसभा अलग है, राज्यसभा अलग है, पर कई बार ज्वाइंट सिटिंग होती है तो प्रेसिडेंट उसे एड्रेस करते हैं। ठीक है, तो जब भी ज्वाइंट सिटिंग होगी तो एड्रेस कौन करेंगे? प्रेसिडेंट। और जब भी हाउसेस की सेपरेटली भी कोई प्रोसीडिंग शुरू होगी तो उसको भी एड्रेस प्रेसिडेंट ही करते हैं। तो प्रेसिडेंट एड्रेस करेगा ज्वाइंट सिटिंग को, जहाँ पर दोनों हाउस होंगे, और एक हाउस को वो सेपरेटली भी एड्रेस कर सकता है। फिर बेटा हमारी राज्यसभा में 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, 12 नामांकित सदस्य होते हैं राज्यसभा में, जो डिफरेंट फील्ड से आते हैं। जैसे कोई लिटरेचर का मास्टर होगा, कोई साइंस में कुछ बहुत बड़ा अचीव किया होगा, कोई म्यूजिशियन होगा, डांसर होगा, पेंटर होगा, आर्ट की फील्ड से बिलोंग करेगा। तो लिटरेचर, साइंस और आर्ट की फील्ड के जो मास्टर्स होते हैं उनमें से 12 मेंबर्स को, अच्छा इसमें ये नहीं दिया बेटा, बहुत सारी और भी फील्ड होती हैं, जैसे स्पोर्ट्स पर्सन भी होते हैं, हमारी मैरी कॉम, सचिन तेंदुलकर, फिर एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं तो किरण खेर, रेखा, ये सब नॉमिनेटेड मेंबर रही हैं किसकी? राज्यसभा की। आ रही है बात समझ में? तो 12 मेंबर्स को राज्यसभा के नॉमिनेट करने का काम प्रेसिडेंट का होता है। ये जो मेंबर्स होते हैं लिटरेचर, साइंस और आर्ट से जुड़े होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हो सकते हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस हो सकते हैं, पेंटर, डायरेक्टर, म्यूजिशियन हो सकते हैं। इस सबको किस कैटेगरी में डाला है? आर्ट की। एक बिल लॉ तभी बनता है बेटा जब प्रेसिडेंट उस पर अपना कंसेंट दे दे, असेंट दे दे, अपने सिग्नेचर कर दे। आ रही है बात समझ में? तो जब तक प्रेसिडेंट किसी बिल पर अपने सिग्नेचर नहीं करेगा वो कभी भी लॉ नहीं बन पाएगा। क्लियर है? और बेटा कितनी बार ऐसे होता है जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है तो हमारे प्रेसिडेंट के पास एक और पावर है कि वो ऑर्डिनेंसेस को इशू कर सकते हैं। ऑर्डिनेंसेस लॉ की तरह ही होते हैं, बस ये है कि ये टेम्पररी लॉ होते हैं, टेम्पररी लॉज होते हैं। अगर लोकसभा राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स अभी चल ही नहीं रही हैं, पर नेशनल कंडीशंस को देखकर, राष्ट्रीय स्तर पे स्थिति को देखकर प्रेसिडेंट को ऐसे लगता है कि कोई लॉ मुझे बना देना चाहिए, तो वो ऑर्डिनेंसेस इशू कर देते हैं। पर ये जो लॉ होंगे ये टेम्पररी लॉज होंगे।
ठीक है। इवन हमारे प्रेसिडेंट के पास ये भी पूरी पावर है कि पूरी की पूरी वो लोकसभा को डिसॉल्व करा सकते हैं और फ्रेश इलेक्शंस का ऑर्डर दे सकते हैं। तो अगर कंडीशंस ऐसी बन जाती हैं कि प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि अब लोकसभा को डिसॉल्व कर देना चाहिए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हो जाता है, तो लोकसभा को पूरी तरह डिसॉल्व करा सकते हैं प्रेसिडेंट और फ्रेश इलेक्शंस के लिए भी बोल सकते हैं। क्लियर है। अब हम हमारे प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर्स को डिस्कस करेंगे, कार्यकारी शक्तियों को। तो जो प्रेसिडेंट होते हैं वो सिंबॉलिक हेड है हमारी कंट्री के, हमने पहले भी पढ़ा। हम सिंबॉलिक भी बोल सकते हैं, हम नॉमिनल भी बोल सकते हैं, हम नाम मात्र का भी बोल सकते हैं। हमारे कंट्री के नाम मात्र के हेड होते हैं कौन? प्रेसिडेंट। जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस होते हैं वो लिए इनके नाम पर जाते हैं। जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ होंगी वो प्रेसिडेंट के नाम पर ही होंगी। ठीक है। तो जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस होते हैं वो कौन ही लेते हैं? प्रेसिडेंट के नाम पर ही लेते हैं। पर लेने वाले कौन होते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स। ठीक है। प्रेसिडेंट हमेशा उनकी बातें ही सुनते हैं। तो प्रेसिडेंट सिंबॉलिक हेड है हमारी कंट्री का। जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस है वो किसके नाम पे लिए जाएंगे? लेने वाले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, पर लिए किसके नाम पे जाएंगे? प्रेसिडेंट के नाम पे जाएंगे। अगर एडमिनिस्ट्रेशन को रन करना है तो इन्हें बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स करने होते हैं। तो बहुत सारे अपॉइंटमेंट करने का काम भी किसका है? प्रेसिडेंट का। ऑब्वियसली बात है, ये अपॉइंटमेंट किसका होगा ये डिसाइड पीएमओ ही करेगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ही करेगा, जहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे। बट अपॉइंट फाइनली जो अथॉरिटी अपॉइंट करेगी वो प्रेसिडेंट होगा। किसको करना है ये पीएमओ बताएगा, है ना। तो जो लीडर्स, पीएमओ बोले तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, जो लीडर होता है मेजॉरिटी पार्टी का, उसको प्राइम मिनिस्टर बनाना किसका ही काम है? प्रेसिडेंट का ही काम है। तो सबसे पहले प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट करता है? प्राइम मिनिस्टर को। किसको प्राइम मिनिस्टर बना सकता है? वो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे, वो अपनी पसंद से किसी को भी नहीं ला सकता है। वो पार्टी जिसको मेजॉरिटी में सीट्स मिली होंगी लोकसभा में, उसके लीडर को वो आज प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है। देन फिर प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस की हेल्प से सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है। फिर स्टेट्स के गवर्नर्स को अपॉइंट करता है। फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, बेटा गवर्नर्स होते हैं स्टेट्स में और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं यूनियन टेरिटरी में। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर्स को, एडमिनिस्ट्रेटर्स को यूनियन टेरिटरीज़ में अपॉइंट करेगा। स्टेट में होते हैं गवर्नर्स और यूनियन टेरिटरीज़ में होते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो बेटा एक बात मैं यहीं आप लोगों को बता देती हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटर कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज़ में होते हैं। टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, तो उनमें से सिर्फ 3 यूनियन टेरिटरी में एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। वो टेरिटरी हैं चंडीगढ़, दादरा एंड नागर हवेली एंड दामन एंड दीव। चंडीगढ़ में है, दादरा नागर हवेली, दमन एंड दीव में है, और एक जगह और है। तो बेटा वो लक्षद्वीप है। हाँ श्योर, लक्षद्वीप ही है। तो लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दादरा एंड नागर हवेली एंड दामन एंड दीव, ये 3 यूनियन टेरिटरी में एडमिनिस्ट्रेटर होता है। अब बेटा 3 में एडमिनिस्ट्रेटर हैं, टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, 3 में एडमिनिस्ट्रेटर है। तो बचाओ लेफ्टिनेंट गवर्नर कितने में होगा? 5 में। तो 5 यूनियन टेरिटरीज़ में लेफ्टिनेंट गवर्नर है, 3 में एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं। वो हैं लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दादरा एंड नागर हवेली एंड दामन एंड दीव। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं उन्हें भी अपॉइंट कौन ही करते हैं? हमारे प्रेसिडेंट। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI, सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजेस होंगे, हाई कोर्ट के जितने भी जजेस होंगे, इन्हें अपॉइंट कौन ही करेगा? प्रेसिडेंट। हाई कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन सबको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC, ठीक है, जो IAS, IFS, IPS की एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, उसका चेयरमैन, उनके चेयरमैन को, उनके मेंबर्स को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। प्लानिंग कमीशन एंड द फाइनेंस कमीशन, इनके चेयरमैन को भी कौन ही अपॉइंट करते हैं? हमारे प्रेसिडेंट। बेटा थोड़ा सा एक बात और यहीं पर सुन लो, ये जो प्लानिंग कमीशन है इसका नाम अब नीति आयोग हो गया है, और नीति आयोग का जो भी चेयरमैन होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट कौन ही होता है? हमारे प्राइम मिनिस्टर। एक बार जब आप प्राइम मिनिस्टर बनते हो तो आप नीति आयोग के चेयरमैन बन जाते हो। तो प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन हमेशा कौन होते हैं? PM होते हैं बेटा। प्लानिंग कमीशन का नया नाम क्या है? नीति आयोग। अब हम जुडिशियल पावर्स को पढ़ेंगे कि भाई क्या कोई न्यायिक शक्ति भी हमारे प्रेसिडेंट के पास होती है? तो बिल्कुल होती है। प्रेसिडेंट होल्ड्स द पावर टू ग्रांट पार्डन, किसी को माफ़ करने का अधिकार प्रेसिडेंट के पास होता है।
किसी भी पर्सन के सेंटेंस को रिड्यूस कम करने का राइट भी होता है। जैसे किसी को 15 साल की सज़ा मिली हो तो वो व्यक्ति चाहता है नहीं मुझे सिर्फ 10 साल की सज़ा मिले, तो ये करने का राइट भी प्रेसिडेंट के पास है। किसी को माफ़ कर देना, किसी की फांसी रखवा देना, ये भी प्रेसिडेंट के पास होती है पावर। कोई भी व्यक्ति जो किसी भी चार्जेस में कन्विक्टेड हो उसके सज़ा को कम करा सकते हैं प्रेसिडेंट। ही शी कैन पार्डन इवन अ डेथ सेंटेंस, फांसी की सज़ा को भी रुकवा सकते हैं। और ऐसा करने के लिए ये बिल्कुल भी आंसरेबल नहीं है किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में, है ना। ये ड्यूटीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई हैं। इनको जब वो डिस्चार्ज कर रहे होंगे तो उन्होंने ऐसा क्यों किया, किसी की फांसी क्यों रुकवा दी, इसके लिए वो कभी भी किसी के लिए भी आंसरेबल नहीं है। ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्हें ये पावर ग्रांट की है कि अगर आपको लगता है साउंड ग्राउंड पे कि भाई किसी की फांसी रुक जाना चाहिए, किसी की सज़ा कम हो जाना चाहिए, तो आप कर सकते हो। अब हम एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स को डिस्कस करेंगे। प्रशासनिक शक्तियाँ, जो प्रेसिडेंट होते हैं उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, वही प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। पर ये जो सिलेक्शन होता है रिस्ट्रिक्टेड होता है। कहाँ तक? भाई मैं वही बोला ना कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करके XYZ किसी को भी वो अपॉइंट नहीं कर देंगे। वो हमेशा किसको ही अपॉइंट करेंगे बेटा? लीडर को। किस पार्टी के लीडर को? जिसको मेजॉरिटी मिली है हाउस में, जिसने जादुई आंकड़े को छुआ है, जिसके पास मेजॉरिटी है ना, जिसको ज़्यादा वोट मिले। तो प्रेसिडेंट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। और यहाँ पर इनकी पावर कहाँ तक रिस्ट्रिक्टेड है कि भाई उसी को अपॉइंट करेंगे जो मेजॉरिटी पार्टी का लीडर होगा। क्लियर है? पर कई बार ऐसा होता है बेटा कि किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती है, तब कोएलिशन की सरकार बनती है ना, गठबंधन की सरकार बनती है। तो या तो वैसे किसी व्यक्ति को भी अपॉइंट कर सकते हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर जो इस पोजीशन में हो कि वो कॉन्फिडेंस विन कर लेगा मेजॉरिटी मेंबर्स का। लोकसभा में जो मेजॉरिटी मेंबर हैं उनका मैं कॉन्फिडेंस विन कर लूँगा। अगर मेरे पास इतनी कैपेसिटी है, मैं ऐसा प्रूव कर दूँ, तो मुझे भी बना सकते हैं वो प्राइम मिनिस्टर। देखो बहुत बार ऐसे हुआ है बेटा कि किसी एक सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली है, तो अब क्या करें प्रेसिडेंट? क्या किसी को भी अपॉइंट नहीं करें? नहीं बेटा, वो मौका देते हैं उन लोगों को जो साथ में अलायंस कोलेशन करके आ सकते हैं और सरकार चला सकते हैं। इवन ये अपॉइंट करते हैं टॉप लेवल ऑफिशियल्स को भी। किसके? यूनियन गवर्नमेंट के। ये ही मिनिस्टर्स को सेलेक्ट करते हैं, पर किसकी एडवाइस पे सेलेक्ट करते हैं? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे सेलेक्ट करते हैं। प्रेसिडेंट ही सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते हैं। जो यूनियन टेरिटरीज़ का एडमिनिस्ट्रेशन होता है डायरेक्टली किसके पास ही होता है? प्रेसिडेंट के पास ही होता है। अब हम फाइनेंशियल पावर्स को डिस्कस करेंगे। तो बेटा जो एनुअल बजट होता है और जो सप्लीमेंट्री बजट होता है, ये पहले पार्लियामेंट में किसके नाम पर ही प्रस्तुत किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है? प्रेसिडेंट। तो जो भी बजट आएगा, एनुअल बजट या जो भी सप्लीमेंट्री बजट आएगा, ये प्रेजेंट तो होगा पार्लियामेंट में, पर किसके नाम से ही होगा? प्रेसिडेंट के नाम से ही होगा। कोई भी मनी बिल इंट्रोड्यूस ही नहीं किया जा सकता पार्लियामेंट में बिना प्रेसिडेंट की कंसेंट के। जब भी कोई मनी बिल आएगा पार्लियामेंट में तो उसको 100% आने के पहले किससे परमिशन लेनी पड़ेगी? कौन जब परमिट करेगा, कंसेंट देगा, तभी वो आएगा, वो होंगे हमारे प्रेसिडेंट। इवन ये सैंक्शन कर सकते हैं पैसे को किस फंड से? कंटिजेंसी फंड से। बेटा हमारी कंट्री में हमने एक प्रोविज़न किया हुआ है फंड का, जिसको हम कंटिजेंसी फंड कहते हैं, जो हम दुख तकलीफ़ के टाइम पे यूज़ करेंगे, इमरजेंसी के टाइम पे यूज़ करेंगे। उस फंड से भी पैसा निकाल के देने का हक किसको है? प्रेसिडेंट को। तो आपका सप्लीमेंट्री बजट हो, एनुअल बजट हो, ये पार्लियामेंट में प्रेजेंट होते हैं प्रेसिडेंट के नाम पे। कोई भी बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस ही नहीं हो सकता, कोई भी मनी बिल, जब तक प्रेसिडेंट का कंसेंट ना हो। इवन ये सैंक्शन कर सकते हैं मनी को कंटिजेंसी फंड से। अब हम एमरजेंसी पावर्स को डिस्कस करेंगे। तो जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब ये कब होगी? ऐसा तो नहीं होगा आज प्रेसिडेंट ने सोचा ब्रश करते करते, ओ वाह चलो मौसम अच्छा है, इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते हैं। ऐसा नहीं होता बेटा, कुछ कंडीशंस होते हैं, कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं, उसके बेसिस पे ही होता है। तो पहला, इफ़ देयर इज़ एन आर्म्ड रिबेलियन, अगर कोई आर्म्ड रिबेलियन हो
ऐसी सिचुएशन कंट्री में बन गई हो कि बहुत बड़े तरीके से विद्रोह हो रहा है, रिबेलियन हो रहा है, तो इमरजेंसी लगाई जा सकती है। अगर हमें लगे कि कोई एक्सटर्नल फोर्स थ्रेटन कर रहा है हमारी सोवरेनिटी को, हमारी ताकतों पे कोई और हावी हो रहा है, हमारे इंटरनल एक्सटर्नल डिसीज़न कोई और ले रहा है, ठीक है, हाँ, हमें किसी देश से खतरा है, तो भी हम हमारे प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगा सकते हैं। अगर देखते हैं कि हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को कोई थ्रेट है, तब भी इमरजेंसी लगाई जा सकती है। पर भगवान की कृपा से हमारी कंट्री में फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाई गई है। पर जब स्टेट फेस करता है किसी भी प्रॉब्लम को कि वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन हो रहा है, किसी स्टेट में जब चुनी हुई सरकारें प्रॉपर काम नहीं करती है, तो वहाँ पर प्रेसिडेंट क्या लगा देते हैं, प्रेसिडेंट रूल, जिससे स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं। आई बात समझ में? चले आगे। तो जब कोई स्टेट फेस करता है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के ब्रेकडाउन को, कि वहाँ जो चुनी हुई सरकारें हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रही हैं, तो प्रेसिडेंट पूरा कंट्रोल अपने हाथों में ले लेते हैं। इसी को कहते हैं प्रेसिडेंट रूल। अब हम मिलिट्री पावर्स को डिस्कस करेंगे। तो जो प्रेसिडेंट होते हैं बेटा, वो सुप्रीम कमांडर होते हैं आर्म्ड फोर्सेस के। हमारी कंट्री में आर्म्ड फोर्सेस नेवी हो, आर्मी हो या एयर फोर्स हो, इन तीनों के सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं। यही अपॉइंट करते हैं तीनों विंग्स के हेड को, नेवी के हेड को, आर्मी के हेड को और एयरफोर्स के हेड को। एयरफोर्स का हेड, आर्मी का हेड, नेवी का हेड कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ही वॉर भी डिक्लेयर कर सकते हैं और पीस भी डिक्लेयर कर सकते हैं। अब हम डिप्लोमेटिक पावर्स की बात करेंगे। तो जितने भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स होते हैं बेटा, जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हम साइन करते हैं, हम रशिया के साथ कैसे रिलेशंस रखेंगे, ये गलत हो गया, हम मतलब रशिया के साथ कौन सी ट्रीटी साइन करना चाहते हैं, कौन सा एग्रीमेंट कर रहे हैं, यूएसए के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करें या यूके के, अभी रिसेंट में ही हमने यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। तो ये सारे ट्रेड एग्रीमेंट, सारे इंटरनेशनल एग्रीमेंट किसके नाम पर ही होते हैं, प्रेसिडेंट। अगर किसी को मैंने कंफ्यूज किया हो तो फिर से सुन लो। डिप्लोमेटिक पावर्स में ये आपको पढ़ना है कि जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स होते हैं, जो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ होती हैं, ये प्रेसिडेंट के नाम पर ही होती हैं। अभी हमने रिसेंट में यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, तो उस एग्रीमेंट को साइन कराने गए जरूर पीएम है, पर वो किसके नाम पर ही साइन हो रहा होगा, प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट होते हैं वो रिसीव करते हैं, सेंड करते हैं एम्बेसडर्स को। फॉरेन कंट्री से एम्बेसडर हमारे इंडिया में आ सकते हैं, हमारी कंट्री से एम्बेसडर दूसरी कंट्री में जा सकते हैं। इनको रिसीव करने का, सेंड करने का काम प्रेसिडेंट का ही होता है। इवन जितने भी इंटरनेशनल फोरम्स होते हैं उनमें कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं कौन, हमारे प्रेसिडेंट। अब हम पढ़ेंगे बेटा इम्पीचमेंट को, ठीक है। इम्पीचमेंट को हिंदी में कहते हैं महाभियोग, ठीक है। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक ऐसे प्रोसीजर को भी हमें प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम हमारे प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकते हैं उनके ऑफिस से, अगर वो किसी करप्शन के चार्ज में, देशद्रोह, ट्रीजन मतलब होता है देशद्रोह, करप्शन होता है भ्रष्टाचार, ट्रीजन देशद्रोह, करप्शन भ्रष्टाचार, अगर इन केसेस में वो गिल्टी पाए जाते हैं तो हम उन्हें उनके ऑफिस से हटा सकते हैं। इसी प्रोसीजर को हम बोलते हैं इम्पीचमेंट। ये जो इम्पीचमेंट का प्रोसीजर होता है ये बहुत रेयर प्रोसीजर है और हमारे इंडिया में तो आज तक कभी हुआ भी नहीं। ये पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में इनिशिएट हो सकता है और इस पे पहले तो याचिका दायर होगी, मतलब 10, 20, 15, 20 लोग बोलेंगे कि नहीं यार भाई ये इम्पीचमेंट मोशन आना चाहिए, तो ये किसी भी हाउस में आ सकता है। इट कैन बी इनिशिएटेड इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट विथ साइंड पेटिशन। बहुत सारे हमारे एमपीज़ ने क्या हुआ, उसको साइन किया गया हो, ऐसी याचिका दायर करें। अगर चार्जेस सीरियस हैं, ठीक है, तभी इम्पीचमेंट आएगा, ऊट पटांग चार्जेस पे नहीं आएगा। ऊपर से वेरीफाई होने चाहिए, किसी की सिर्फ सोच के आधार पे नहीं होगा। पहली बात तो चार्जेस सीरियस हों, दूसरे वेरीफाइड हों, फिर एक स्पेशल कमेटी बनाई जाएगी जो इस पूरे चार्जेस को वेरीफाई करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी कि जो भी एलिगेशंस लगाए गए हैं वो सही हैं कि नहीं। अगर एलिगेशंस प्रूव हो जाते हैं तो पार्लियामेंट रिमूव कर देगा प्रेसिडेंट को, पर इसके लिए 2/3 मेजॉरिटी से
लोग आगे आने चाहिए, हाँ बोलना चाहिए कि प्रेसिडेंट को हटा दो। 2/3 मेजॉरिटी का मतलब आपको पता है, अगर 100 मेंबर हुए तो कितने मेंबर, 66.66 मेंबर या 66.66% लोग जब हाँ बोलेंगे, तब आप इसको 545 के हिसाब से कैलकुलेट कर लेना कि अगर 545 है तो कितना आएगा 2/3। ठीक है, फिर से ध्यान से सुनो। 2/3 मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि सपोज करो टोटल 300 सीट्स है, तो उसका 2/3 क्या हो जाएगा बेटा, 200। मतलब 200 लोग जब हाँ बोलेंगे तभी वो इम्पीचमेंट हो पाएगा। एक स्पेशल फिर से एक बार इसको पढ़ लेते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया है इस बात को भी कि हम प्रेसिडेंट को इम्पीच कर सकते हैं करप्शन के चार्जेस में, ट्रीजन के चार्जेस में। चार्जेस सीरियस होने चाहिए, सीरियस के साथ वेरीफाइड भी हो। एक स्पेशल कमेटी बनाई जाएगी, पूरा इन्वेस्टिगेट करेगी। एलिगेशन प्रूव हो गए तो प्रेसिडेंट को 2/3 मेजॉरिटी के साथ ही रिमूव किया जाएगा। ठीक है, 50% 51% वोट्स के साथ भी नहीं कि भैया आधे से ज़्यादा लोग बोल रहे हैं, नहीं, 2/3 मेजॉरिटी हाँ बोलेगी तभी। So student, I'm ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, do write in comment section.